मॉर्निंग फैमिली। ठीक है भाई सारे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? बैठ जाओ सारे। मेरा आज का पुलअप, मैं जानना चाहता हूं कि रिएक्ट के व्यवहार में ज्यादातर आने वाले वो 3 शब्द कौन कौन से हैं। ये किस किस मेंबर को नहीं पता करने की जरूरत महसूस की और कुछ नहीं किया। आप खड़े हुए सभी मेंबर की स्वयं की जिम्मेदारी बनती थी ये जानने की कि रिएक्ट के व्यवहार में आने वाले ज्यादातर समय पर आने वाले 3 शब्द कौन कौन से हैं। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से हुए गैर जिम्मेदार। यदि आप इसकी कंफर्ट चीफ, एक्सपाइडर, एचओडी, घर के सीनियर मेंबर या आपस में एक दूसरे से करते तो आप समय पे जान पाते कि रिएक्ट के व्यवहार में कौन कौन से 3 शब्द आते हैं ज्यादातर। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से हुए गैर जिम्मेदार एक जिम्मेदार व्यक्ति को दी छूट और यहाँ रहकर किया टोटल टाइम पास। यदि आप कन्फर्ट करते और आपको पता लग जाता कि किन 3 व्यवहारों से 3 शब्दों से रिएक्ट के व्यवहार को पहचाना जाता है तो आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करते और अपने इलाज में आगे बढ़ते। लेकिन इसे ना पता करके आप इससे अनजान रहे और अपने इलाज में बाधा हो रहे हो। पहले नशे के दौरान भी आपके अपने घर पे ऐसे ही व्यवहार हुआ करते थे। किसी भी जरूरी चीज को जानने संबंधित कैसा भी कार्य होता ना आप स्वयं उसे करते ना ही किसी जिम्मेदार व्यक्ति की मदद लेते। यदि बाहर से कोई रिकवरी मेंबर या विजिटर आता है और आकर इस कमी को देखता है तो उसके मन में आप सभी के प्रति एक नेगेटिव मैसेज पास होगा कि आज ये लोग इस सुंदर संस्था में नशे से दूर है लेकिन इनके व्यवहारों में कोई खास बदलाव नहीं है। मैं नहीं मानता कि आपके व्यवहारों में कोई खास बदलाव है। मैं नहीं समझता ऐसे व्यवहारों के साथ जब आप इस सुंदर संस्था से बाहर जाएंगे अपने आप को ज्यादा समय तक नशे से बचा पाएंगे। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप अपने व्यवहारों में ज्यादा से ज्यादा बदलाव लाने का प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जागरूक रहने का प्रयास करेंगे। चाहता हूँ हमारे शेयरिंग सेशन को 1 महीने से ज्यादा हो गया लगे हुए। इस कमी को किस किस मेंबर ने देखा और किस किस मेंबर नहीं देखा और देखने की जरूरत महसूस की और कुछ नहीं किया। आप सभी मेंबरों की स्वयं की जिम्मेदारी बनती थी इस कमी को देखने की। ऐसा ना करके आप हुए अपनी जिम्मेदारी से गैर जिम्मेदार। यदि इसकी कंफर्ट चीफ, एचओडी, एक्सपाइडर या आपस में करते तो इसे समय पर लगवाया जा सकता था। ऐसा ना करके आप लोग जिम्मेदार व्यक्ति को दी छूट यहाँ रहकर के टोटल टाइम पास। यदि पास नशे के दौरान इससे संबंधित कोई घर पे कोई कार्य दिया जाता या तो ना खुद करते ना बड़े भाई की मदद लेते। यदि इस सुंदर संस्था में बाहर से कोई रिकवरी मेंबर या विजिटर मेंबर आता है उसके मन में एक ही नेगेटिव मैसेज पास होगा। भले ही आप इस सुंदर संस्था में नशे से दूर है, मुझे नहीं लगता आपके व्यवहार और विचारों में खास बदलाव है। मुझे नहीं लगता कि आप इस सुंदर संस्था से जब भी बाहर जाओगे आप नशे से ज्यादा दिन दूर रह पाओगे। मैं आशा करता हूं आप अपने व्यवहार और विचारों में बदलाव लाएं और जागरूक रहने का प्रयास करें। के दौरान हमने कभी भी हम नशा करते थे तो खुश तो नहीं थे, दिल हमारा खुश नहीं था। सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ के अंदर बीतता था हमारा पूरा का पूरा दिन। लेकिन हमारी जिंदगी में तकलीफें बहुत थी, बहुत सारी तकलीफ थी। हम एक छोटी से छोटी तकलीफ को दूर करने के लिए अपना नशे का सहारा करते थे कि यार पहले नशा कर लेते हैं उसके बाद ये समस्या हमारी ठीक हो सकती है। ये हमारी मानसिकता हो गई थी ऐसी। लेकिन उसके ऊपर हम डिपेंड हो गए कि उसके लिए हमें चोरियां करना है। अपना दिनचर्या हमने ऐसी बना ली कि नहाना धोना नहीं, हमको कहीं पर किसी से बात करनी है तो पहले नशे की जरूरत, खाना खाना है तो नशे की जरूरत, फ्रेश होना है तो भी नशे की जरूरत, अगर हमको नींद चाहिए तो भी नशे की जरूरत, अगर हमको अगले दिन उठना है तो उसके लिए भी नशे का जुगाड़ कर करके हम सोते थे। लेकिन एनए प्रोग्राम में आने के बाद हम यहाँ पर एक व्यवस्थित जिंदगी को देख रहे हैं कि हमारी सुव्यवस्थित जो जिंदगी है, डिसिप्लिन वाली जिंदगी है। एनए प्रोग्राम में आने के बाद भी सुबह उठ के ही सबसे पहला काम हमारा, हम टाइम पर उठते हैं, बैल के साथ उठेंगे, सारे के सारे अपने बिस्तर फोल्ड करेंगे ईमानदारी से। फोल्ड करने के बाद उनको एक व्यवस्थित तरीके से एक जगह पर रखेंगे, साफ सुथरी जगह पर। फिर अपनी ब्रश करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, फ्रेश होंगे हम। फिर उसके बाद अपना जो क्लास लगती है उस योगा सेशन को हम करेंगे, योगा के अंदर बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे फिर हम सुबह की। फिर उसके बाद हम अपने नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद ऐसे धीरे धीरे हमारी दिन की दिनचर्या ठीक होती जा रही है। और जो नशे वाली जिंदगी थी हम उससे दूर निकल के आ रहे हैं कि जैसे अंत में हमारे साथ ऐसा हो गया था कि हमारी परिवार के अंदर इज्जत खत्म हो गई थी, हमारे ऊपर वैल्यू खत्म हो गई थी, हमारा विश्वास खत्म हो गया था, हमारी बदनामी हो रही थी, परिवार की बदनामी हो रही थी। हम ना चाहते हुए भी नशे को लेने के लिए निर्बल हो चुके थे, मजबूर हो चुके थे।
कि हम नहीं चाहते थे दिल से कि हम नशा करें, लेकिन नशे की निर्बलता, नशे के आगे कमजोरी, नशे का पागलपन वो हमको अपनी ओर खींच लेता था। नशे की बीमारी हमको अपनी ओर खींच लेती थी और हम उसी माहौल के अंदर के जाकर के हम नशा उठा लेते थे दोबारा से, लेकिन दिल से नहीं चाहते थे हम कि नशा करना। हमको दिखाई दे रही थी कि यार मेरी बेइज्जती हो रही है, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, मैं परिवार से दूर हो चुका हूँ, मेरे बीवी बच्चे मुझसे दूर हो गए हैं, मैं उनसे बात नहीं कर रहा। पिताजी के साथ बैठकर कभी खाना खाया नहीं मैंने, कभी माताजी के साथ बैठकर खाना खाया नहीं, कभी बीवी बच्चों को उनसे हालचाल पूछा नहीं। लेकिन एनए प्रोग्राम में आने के बाद हम आज के दिन केयरिंग मेंबरों का हालचाल पूछते हैं, आपस में एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। हमारी सोच के अंदर बदलाव आ रहा है दिन प्रतिदिन। ये एनए प्रोग्राम का चमत्कार है। एनए प्रोग्राम में आने के बाद हमारे रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी बन रही है, डिसिप्लिन वाली जिंदगी हमारी बन रही है। और आज के दिन इसलिए हम कह सकते हैं कि हम नशे से दूर रह करके खुश हैं। नशे की निर्भरता से पहले का मेरा जीवन बहुत खुशहाल, मैं अपना जीवन जीता था। पढ़ाई लिखाई में मैं काफ़ी अच्छा था, खेल कूद में मैं काफ़ी अच्छा था। सभी जो सामाजिक लोग हैं वो उदाहरण दिया करते थे मेरा अपने बच्चों को, इसके जैसा बनो, इसके जैसा पढ़ो। लेकिन जैसे मेरी उम्र बढ़ी, मैं 10वीं 11वीं क्लास में हुआ तो मैं कुछ गलत लोगों की संगत में बैठने लगा। उनके साथ बैठने में मुझे मज़ा दिखाई दिया, मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे मैं और आगे बढ़ा तो मैंने चरस लेनी, गांजा लेना शुरू कर दिया। मैं पार्टियों में जाता था, वहाँ पे मैंने मजे के तौर पे, शौक के तौर पे कभी कभी शराब पीनी शुरू कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ये चीज़ गलत है। मैं तो सिर्फ यही सोच रहा था कि सभी तो करते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। इस सोच के साथ मैं इन सारी चीज़ों को लेने लग गया। धीरे धीरे उनका असर मेरे दिमाग में होना शुरू हुआ, मेरी नेगेटिव सोच हुई। कब मैं हैवी ड्रग्स पे चला गया, वो संगत कब और बुरी होती चली गई मेरी, मुझे पता भी नहीं चला। मैं स्मैक लेने लग गया, हेरोइन लेने लग गया, इंजेक्ट करने लग गया मैं खुद को। मेरा परिवार और मैं इस चीज से इतना परेशान हो चुके थे कि मतलब समझ नहीं आ पा रहा था कि ये एक ऐसा अच्छा लड़का इतनी बुरी जिंदगी में ये कैसे चला गया। मेरे को खुद समझाने की कोशिश करी गई, परिवार के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा, मेरे रिश्तेदारों के द्वारा, मेरे 2-4 जो भी अच्छे यार दोस्त थे उनके द्वारा। पर मैं किसी की बात को सुनता नहीं था, क्योंकि मैं सुनने की स्थिति में नहीं था उस समय। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई देता था कि मुझे नशे का जुगाड़ करना है, मैं किस तरह से नशा कर सकता हूँ। उसके लिए मैं जिस हद तक जा सकता था मैं गया। मैंने जो भी मैं डिसऑनेस्टी कर सकता था अपने परिवार के साथ मैंने खूब धोखा किया, झूठ बोलता था उनको मैं बात बात पे, लोगों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर मैं हो गया। मुझे मेरी डिटॉक्सिफिकेशन कराए, हॉस्पिटलों में मुझे लेके गए, लेकिन हॉस्पिटल में भी ऐसा हुआ कि वो मुझे इंजेक्शन वगैरह लगा देते थे, मेरी टूटन खत्म हो जाती थी, मैं हॉस्पिटल में इंजेक्ट कर लेता था खुद को। उसके बाद किसी ने सलाह दी मेरे फादर को, मैं इस सुंदर संस्था में आया। यहाँ पे जब मैं आया तो दोस्तों मैंने पढ़ा यहाँ पे कि नशा एक बीमारी है, मैंने माना नहीं। मैं ये मानता था यार नशा होता है, लेकिन जैसे मैं केयरिंग बेड पे था तो मुझे आने के बाद टूटन महसूस नहीं हुई थोड़ी बहुत, उतनी नहीं हुई जितनी घर पे होती थी। मैं तड़प जाता था बुरी तरह से, मैं हाथ जोड़ता था कोई मुझे नशा ला के दे दो, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। तो मुझे उस वक्त समझ में आया कि सच में ये एक मानसिक बीमारी है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो वो यहाँ पे भी मुझे फील होना चाहिए था। पर मेरे दिमाग में ये था कि यहाँ पे नशा नहीं है, तो नशा नहीं है तो वो टूटन भी मुझे ज्यादा महसूस हुई नहीं यहाँ पे आने के बाद। तब से मैंने मानना स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने समझा कि मेरे घर वाले परेशान क्यों थे, मैं परेशान क्यों था, आखिर मैं क्यों नशे को छोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे व्यवहार खराब थे। मैं घर वालों पे रिएक्ट करता था, मैं झूठ बोलता था। एक झूठे आदमी के साथ जो बात बात पे गुस्सा करता हो, जो डिसऑनेस्टियां करता हो, बुरी तरह धोखा देता हो, विश्वासघात करता हो, उससे कोई आदमी खुश रहेगा कैसे। परिवार को एक नेक ईमानदार लड़का चाहिए था, और मैं नशे के दौरान अपने सारे व्यवहार खराब कर चुका था। इस वजह से मेरे परिवार वाले नाखुश थे मुझसे। इसी वजह से मैं
खुद सुखी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि मेरे व्यवहार खराब हो गए थे। मैं छुपा छुपा फिरता था पूरे दिन, क्योंकि मैं कसूरवार था, मैं कसूर करता था, झूठ बोलता था। तो दोस्तों ये सारी चीजें मुझे समझ आई कि यार वास्तव में नशे को ना छोड़ पाने का कारण, मेरे दुखी रहने का कारण मेरे व्यवहार है, मेरी नेगेटिव सोच है। जो मैं लोग जो अच्छे थे, जो मुझे समझाते थे, मैं उनकी नहीं सुनता था। मैं अपने दिमाग से चलता था कि यार सब मेरे को परेशान कर रहे हैं, बेवजह मैं छोड़ दूंगा नशा। मैं इतना थोड़ी ना करता हूँ, इतना तो सारी दुनिया करती है, मैं अकेला थोड़ी ना हूँ। इस तरह की मेरी सोच थी। जब चीजों को मैंने समझा तो मैंने अपने काउंसलर से मदद ली। अपने जीवन को मैंने खोल के रखा उनके सामने कि मैंने ऐसा ऐसा किया है, ये सारी चीजें मेरे साथ है, ऐसी नेगेटिव सोच है मेरी, मैं लोगों के बारे में ऐसा ऐसा सोचता हूँ कि मेरी मदद कीजिए। मेरे काउंसलर ने मेरी नेगेटिव सोच को मेरी पॉजिटिव सोच में बदला, मेरे को समझाया पूरी तरह से कि कहाँ पे आप गलत हो, आपके व्यवहार कहाँ पे गलत है, किस तरह से इनको सुधारा जा सकता है और जीवन में आप आगे खुश रह सकते हो। पूरी तरह से उन्होंने मेरी सोच को बदला, मेरी बहुत मदद की। रिकवरी मेंबर जब इस संस्था में आए, जब उन्होंने अपनी शेयरिंग की यहाँ पे कि हम घर जाके किस तरह से यहाँ से इलाज लेने के बाद हम घर गए और घर जाके हमें कितना इज्जत प्यार विश्वास मिला है, तो एक होप पैदा हुई कि जब ये खुश है, इन्होंने खुशी प्राप्त की है, तो मैं भी करूंगा। और दोस्तों आज मैं उस बेचारेपन की फीलिंग में नहीं रहता जैसे मैं लोगों के सामने पहले रहता था कि मेरे पे दया दिखाओ। आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आज मुझे सही और गलत का पता है। आज मैं प्रॉपर अपनी जिम्मेदारियां निभा सकता हूँ, अपने परिवार को और खुद को खुश रख सकता हूँ। सब कुछ इस प्रोग्राम की मेरी काउंसलर की देन है। दोस्तों मैंने कहा आपने